कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, जिसके अंदर 3 यूनिट्स को कवर किया गया है। एम आई ऑडिबल? मैं आप लोगों को सुनाई दे रही हूँ? हाँ, यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इसमें जो है 3 यूनिट्स को कवर किया गया है, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। जो यूनिट 4 है विच इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट कंसर्न इन स्कूल करिकुलम, जो स्कूल करिकुलम के अंदर सब्जेक्ट्स लेते हैं बच्चे उनसे रिलेटेड है। यूनिट 5 दैट इज रिलेटेड टू स्कूल ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट्स इन स्कूल करिकुलम, कि स्कूल करिकुलम के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। एंड यूनिट 6 इज रिलेटेड टू मेकिंग सब्जेक्ट चॉइसेस, जो हम सब्जेक्ट चूज करते हैं एज अ स्टूडेंट्स सेकेंडरी लेवल पर जो सब्जेक्ट चुनते हैं, तो हम कैसे चुने, किन चीजों को ध्यान में रखकर चुने, तो ये चीज जो है वो आपके इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहली बात करते हैं यूनिट 4 की बात करें अगर हम, तो इसमें हम देखेंगे इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट कंसर्न इन स्कूल करिकुलम, यानी कि स्कूल करिकुलम के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब चीजों उन सबसे रिलेटेड है। तो इसमें मेनली हमने इसको पूरे चैप्टर्स को या पूरी यूनिट को मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है करिकुलम सिलेबाई एंड सब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट डोमेन्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, थर्ड वन इज करिकुलर मटेरियल एंड फोर्थ वन इज लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। तो जो फर्स्ट पोर्शन है इसका करिकुलम सिलेबाई एंड सब्जेक्ट, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि करिकुलम किसे कहते हैं, सिलेबस किसे कहते हैं और सब्जेक्ट किसे कहते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ये करिकुलम है या सिलेबस है, कि अगर आप देखते हैं तो हम सबसे पहले करिकुलम की बात करते हैं। करिकुलम जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इस ये पूरा एक उसको प्रोग्राम को लेकर चलता है इसमें, और एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि करिकुलम के अंदर किन चीजों को वो लिया जाता है। डायरेक्शनल टू नेचर, इसका नेचर जो होता है डायरेक्शन देने का होता है, दिशा निर्देश प्रदान करने का। कवर्स ऑल फैसेट्स ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा के जितने भी चेहरे या जितनी भी चीजें हैं उन सबको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। कंटेंट्स एलिमेंट्स ऑफ विजन, जो हमारी दृष्टि है, जो जिस प्रोग्राम का करिकुलम की हम बात कर रहे हैं उसकी दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें इसमें ली जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बताया एनसीएफ 2005, व्हाट इज एनसीएफ 2005, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ, कोई बताएगा? एनीवन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ? स्टूडेंट्स, हमने आपको ना यहाँ पर आपका फोन सॉरी आपका ऑडियो तो ओपन कर दिया है, और जैसा कि मैम, चूंकि हम एक इंटरेक्टिव सेशन बनाने की कोशिश करिकुलर करेंगे। फ्रेमवर्क। हाँ, यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी नेशनल गुड। हाँ, करिकुलम ठीक है, फ्रेमवर्क, बहुत अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि एनसीएफ 2005, यानी कि इसमें नेशनल लेवल की बात की गई। जैसे ऊपर मैंने बोला कंटेंट्स एलिमेंट्स ऑफ विजन, तो जो विजन है वो इसमें राष्ट्रीय स्तर का विजन है कि पूरी कंट्री में जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कैसा, ठीक है, तो ये चीजें गोज बियॉन्ड अ कोर्स ऑफ स्टडी, हम किसी एक कोर्स की बात नहीं करते, हम पूरे प्रोग्राम की, प्रोग्राम इन द सेंस जैसे कि बीएड एक प्रोग्राम है अपने आप में, एमएड एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो जो करिकुलम है वो इन सबको लेकर चलता है, डायरेक्शन देने वाला होता है, साथ ही इसमें सारी चीजें कवर की जाती हैं, एक विजन होता है इसमें, और कोर्स से परे होता है, प्रोग्राम मतलब कोर्स की बाउंड्री में नहीं होता है, उससे ज्यादा आगे होता है, इम्पार्ट ऑर्डर टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये तो हमने बात की करिकुलम। अब सेकंड जो इसका लेवल होता है वह वो है सिलेबस, जो कि इससे नैरो कॉन्सेप्ट होता है। नैरो कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि करिकुलम के अंदर डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एरिया हो सकते हैं, वो आपका सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर मोर स्पेसिफिक देन करिकुलम आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि समरी ऑफ टॉपिक्स फॉर स्पेसिफिक स्टेज ग्रेड या सब्जेक्ट, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, यानी कि करिकुलम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जनरलाइज है, लेकिन सिलेबस जो है वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो उससे जो थोड़ा सा नैरो जाएगा, कॉन्सेप्ट में जाएगा। ठीक है, लिस्ट कंटेंट टू बी कवर्ड, इसमें क्या क्या चीजें हम लेते हैं उनकी एक लिस्टिंग बना देते हैं। डेलिनेट्स
सब्जेक्ट्स क्लियरली, सब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाती है। फ्लोज फ्रॉम करिकुलम गाइडलाइंस, या करिकुलम में जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको फॉलो किया जाता है यहाँ पर, उसमें बताया जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का सिलेबस, या इंग्लिश का सिलेबस, या इकोनॉमिक्स का सिलेबस, या हिंदी का सिलेबस, दैट इज सिलेबस। वो आपका करिकुलम नहीं है। करिकुलम क्या होगा कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो पूरा ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो है वो करिकुलम, ठीक है। आप स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं, यानी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका हो गया सिलेबस। देन सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? बॉडी ऑफ नॉलेज इन अ गिवन एरिया, किसी भी एक एरिया में जो कंटेंट या जो नॉलेज दी जाती है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो बॉडी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एरिया ही हो गया आपका। फिर कॉन्फ़िगर्ड बाय द सिलेबस, ये सिलेबस से जुड़ा होता है। सब्जेक्ट सिलेबस से जुड़ा था कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस है। आप लोग आपस में बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस ये है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस ये है, तो वो चीज। अब सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, साइंस में अगर मैथमेटिक्स हो सकती है आपकी, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है। तो ये चीजें आपकी इसमें जाती हैं। अब सब्जेक्ट एरिया और डिसिप्लिन लगभग एक ही चीज है। थोड़ा सा जब हम हायर लेवल पर जाते हैं तो हम उसको सब्जेक्ट नहीं कहते, हम उसको डिसिप्लिन बोलते हैं कि किस डिसिप्लिन में हम हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कैटेगरी बता दी आपकी कि साइंस कैटेगरी में आप जा रहे हैं, या ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं, या कॉमर्स में जा रहे हैं, या सोशल साइंस में जा रहे हैं। तो ये चीजें आपकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि करिकुलम इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, सिलेबस नैरो देन करिकुलम, और सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर अमूमन क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में जो अगर हम देखते हैं तो हिंदी में शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। मैं शब्द का प्रयोग करती हूँ करिकुलम के लिए पाठ्यक्रम, ठीक है, और सिलेबस के लिए करती हूँ पाठ्यचर्या। लेकिन कहीं पर आपको हिंदी में लिखा मिलता है कि करिकुलम के लिए वो पाठ्यचर्या शब्द मिल सकता है और सिलेबस के लिए पाठ्यक्रम शब्द मिल सकता है। तो प्लीज उस कंडीशन में आप कंफ्यूज ना हो, आप इंग्लिश टर्म को ध्यान रखें कि करिकुलम जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, सिलेबस उससे नैरो कॉन्सेप्ट। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को कि करिकुलम, सिलेबस और सब्जेक्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं कि हम जब करिकुलम डेवलप करते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय एज अ टीचर हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप सब लोग टीचर बनने जा रहे हैं, कुछ बने हुए ही ऑलरेडी टीचर हैं आप लोग, लेकिन आप उसके आगे वाले स्तर पर जाना चाहते हैं, इसलिए आप लोग बीएड कर रहे हैं। तो जब हम पाठ्यक्रम बनाना चाह रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हो, करिकुलम डेवलप कर रहे हो, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता। तो उसके लिए एनसीएफ 2005 ने 5 गाइडलाइंस दी हैं आपको, 5 गाइडलाइंस दी हैं। 5 गाइडलाइंस में वो कहते हैं सबसे पहले कनेक्ट करिकुलर नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, कि केवल हम स्कूल के अंदर जो हमारी लाइफ है उससे ही नहीं जोड़ें बच्चे को हम जोड़ें स्कूल से बाहर की जो लाइफ है उसके साथ, उसका पाठ्यक्रम को जोड़ें, ठीक है ना, कि स्कूल तक ही उसको हम सीमित ना रखें, स्कूल के बाहर के ज्ञान को भी उसमें जोड़ें। सेकंड नंबर पे ये बात करते हैं, एंश्योर लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड। रोट मेथड आप जानते हो कि रटने के, उससे बच्चों को दूर करें। रटना, अब जैसे कि आप कहते हो कि मैडम मैथमेटिक्स में तो हम टेबल्स रटाते ही हैं, बच्चों को याद कर, संस्कृत में आप रूप रटाते ही हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ सब्जेक्ट में आप रटा रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप टेबल्स को रटाने की जगह कैलकुलेटिव वे में समझाएंगे तो आई थिंक बच्चा जल्दी समझता है। और आजकल के बच्चे रटते भी नहीं है, उनको रटना समझ में भी नहीं आता, उनको लगता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम उस चीज को अपने तरीके से कर लेंगे। वो टेबल्स को रटेंगे नहीं, टेबल्स को मल्टीप्लाई करके भी सीख सकते हैं। तो यही चीज एनसीएफ 2005 की गाइडलाइन में कही गई है कि एंश्योर लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि रटने की विधियों से दूर करके सिखाया जाए बच्चे को।
उसको ऐसा सिखाया जाए कि वो रटे। ठीक है। नेक्स्ट वन, एनरिच करिकुलम सो इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट, कि हम करिकुलम को अच्छा बनाएं, एनरिच करें, समृद्ध बनाएं, और इतना इस तरीके से समृद्ध बनाएं कि किताबों से परे भी हो। मतलब किताबों से परे कैसे, कि उसमें एग्जाम्पल जोड़े जाएं, उसमें केस स्टडीज दी जाएं, कि किस तरीके से आप केवल किताबी ज्ञान ही ना हो, उसमें रियल लाइफ चीजें भी जोड़ी जाए। तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। उसके बाद ग्रीष्मा मैम, जी सर। हाँ आपका जो ये पीपीटी पे आ रहा है ना, हाइड वाला ऑप्शन कर दीजिए। हाँ हाँ सर, थैंक यू। आप कंटिन्यू कर लीजिए मैम। जी सर। तो ये चीजें कि किताब में ही केवल हम किताबी ज्ञान की बात ना करें, किताब से बाहर की भी बात करें, कि हम उससे बाहर भी बच्चा जा सके, सीख सके। फोर्थ वन, मेक एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम लाइफ, कि एग्जामिनेशन में रिजिडनेस नहीं हो, कठोरता नहीं हो, लोचशीलता हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पहले आपको पता हो, अगर आप लोग भी छोटे होंगे, तो पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट केवल एक फाइनल एग्जाम हो गया, आपने रिटर्न में दे दिया। अब आज के टाइम में क्या है कि एग्जाम केवल एग्जाम लिखना ही नहीं है, आप एक्टिविटी के थ्रू भी एग्जाम लेते हैं, बच्चों से एक्टिविटी कराते हैं, उसको भी आप मार्क करते हैं, आप उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, उसको भी मार्क करते हैं, वो भी एग्जामिनेशन में जोड़ सकते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाए, हम एकदम से उसमें कठोरता नहीं रही कि हम इसके परे कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। तो ये गाइडलाइन इन्होंने बोली है कि एग्जामिनेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम लाइफ, के क्लासरूम में बच्चे ने जो भी सीखा है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी सीखा हो आपका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे ने जो सीखे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस लिए हैं, उससे वो चीज जुड़ी। देन फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं, नर्चर आइडेंटिटी विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड केयरिंग कंसेप्ट। ये तो बहुत जरूरी है। वैल्यूज की एक तरफ अगर हम देखें आज की स्थिति में, तो प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए जिसका भी खुला है। तो जो है नर्चर आइडेंटिटी विद डेमोक्रेटिक वैल्यू, की बच्चों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास होना बहुत जरूरी है। आज क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है वो अपने आप में ही इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। फोन का आप एडवर्स इफेक्ट कह लीजिए, चाहे आप परिस्थिति कह लीजिए, कि कोरोना टाइम पीरियड से ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं, कि बच्चा जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसमें कम होती जा रही हैं। मतलब कि वो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता है, वो खुद में ही रहना पसंद करता है, और ग्रुप में भी रहेगा तो ऑनलाइन रहना पसंद करता है, मतलब ऐसे गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये चीजें ना हो, बल्कि बच्चे को ग्रुप में काम करेगा तो उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू, जनतांत्रिक मूल्य विकसित होंगे, सहयोग की भावना हो गया, सहिष्णुता हो गया, दूसरे को सुनना हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो चीजें होनी चाहिए। तो जब एक टीचर कोई करिकुलम डेवलप करता है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है। जो कि एनसीएफ 5 ने 5 गाइडलाइंस या 5 पॉइंट्स आप कह लीजिए, या 5 प्रिंसिपल्स कह लीजिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप इन 5 चीजों को करिकुलम डेवलप करते समय इन्वॉल्व करते हैं तो आपका करिकुलम अच्छा बन सकता है। ठीक है। अब हम आगे चले, फिर हम बात करते हैं डोमेन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स की, कि स्कूल सब्जेक्ट्स के कौन कौन से डोमेन, मतलब पक्ष। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 4 ब्रॉडर एरिया होते हैं स्कूल एजुकेशन, मतलब कि सब्जेक्ट्स कह लीजिए। उसमें आपका आता है ह्यूमैनिटीज, एक डोमेन है, एक डोमेन सोशल साइंस होता है, एक डोमेन साइंस होता है, और एक डोमेन मैथमेटिक्स होता है। आपको दिख रहा होगा सबको कि ह्यूमैनिटीज में क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके, लैंग्वेजेस सारी ह्यूमैनिटीज में आ रही हैं, लिटरेचर एंड आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में आ रहा है, कल्चरल स्टडीज ह्यूमैनिटीज में आ रही है, फिलोसफी, हिस्ट्री वाया सोशल साइंस ये ह्यूमैनिटीज में आ रहा है। क्यों? इसका जो उद्देश्य है बच्चों के अंदर भाषा का विकास करना, संस्कृति का विकास करना, और सौंदर्य बोध का विकास करना, यानी कि डेवलप लिंग्विस्टिक, एस्थेटिक एंड कल्चरल फैक्टर। तो ये चीजें बच्चों में कैसे आएंगी? इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से ही आएंगी। तो ये सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, एक डोमेन ये हो गया। सोशल साइंस डोमेन की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस,
जो कि स्कूल लेवल पर हम सिविक्स कहते हैं, कॉलेज लेवल पर हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ये चीजें आपकी इसमें जा रही हैं। तो इनका भी कुछ, इन सब्जेक्ट्स को रखने के पीछे भी कुछ ऑब्जेक्टिव है या कुछ पर्पस है। ये हमारा लिए नॉलेज बेस तैयार, ठीक है, नॉलेज बेस तैयार करते हैं। सोसाइटी में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कौन से हमारे राइट्स हैं, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, ये चीजें हमें बताने के लिए इन सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। तो ये हो गया साइंस जो डोमेन है। साइंस डोमेन के अंदर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, प्लस आज जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज की बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है साइंस डोमेन के अंदर डाले गए। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, रीजनिंग डेवलप करना, इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप करना, ये इन सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए साइंस के अंदर आपके जो बेसिक साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब तो इसमें आ ही जाता है, या मैथमेटिक्स अलग भी दिया है उन्होंने, और इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं साइंस के अंदर डाले गए स्कूल के। मैथमेटिक्स को अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट माना गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है वो मैथमेटिक्स जरूरी है कि किस तरीके से आप करते हैं। फिर सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको दूसरे से मतलब बातें करनी है, या आपको बिजनेस करना है, या कुछ भी करना है, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना तो बहुत जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये सारी चीजें जो है मैथमेटिक्स के अंदर आती। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जाता है, और बच्चा जो है समस्या समाधान कर की योग्यता का विकास किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 डोमेन माने जाते हैं। एनसीईआरटी ने स्कूल सब्जेक्ट्स के 4 ब्रॉडर एरिया बताए हैं कि स्कूल एजुकेशन, स्कूल लेवल पर जो एजुकेशन दी जाती है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये 4 पक्ष, जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं आप देख सकते हैं कि इन चारों पक्षों में वो कोई ना कोई सब्जेक्ट होता ही होता है, ठीक है। फिर आगे हम चले, आगे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि एकीकृत, एक साथ, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच। क्या है एकीकृत? व्हाट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम? एकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि कनेक्टिंग वेरियस करिकुलर एरियाज इन सच अ मैनर that it becomes truly wholesome and for more enriching from a learner's point of view। वो ये कह रहे हैं कि करिकुलम के कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको आपस में क्या करें, कनेक्ट कर दें, एकीकृत कर दें, जोड़ दें, वो आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम होगा। और वो करिकुलम क्या होगा कि बच्चे, लर्नर के दृष्टि से उसके एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनरिच करेगा, उसे बढ़ाएगा। अब यहाँ पर एकीकृत या इंटीग्रेटेड की को लेते हुए बात करते हैं तो देख सकते हैं आपके 3 चीजें इसमें डाली हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स टॉट अराउंड अ कॉमन थीम। कोई एक थीम के अंदर से वाटर थीम ले लिया, तो वाटर के अंदर हमने जो है, या हमने कहना चाहिए कि पोल्यूशन थीम ले ली, तो पोल्यूशन के अंदर हमने एयर पोल्यूशन भी बता दिया, वाटर पोल्यूशन भी बता दिया, सॉइल पोल्यूशन भी बता दिया, आपने नॉइस पोल्यूशन भी बता दिया। तो ये उसमें इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर कहलाएगा, ठीक है। मल्टीडिसिप्लिनरी में क्या, टॉपिक्स फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन, अलग अलग विषयों के सब्जेक्ट्स को जोड़ना, जैसे साइकोलॉजी और एजुकेशन को जोड़ना, स्पोर्ट्स और एजुकेशन को जोड़ना, तो वो फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन को आपने जोड़ा तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। सोशियोलॉजी और एजुकेशन को जोड़ देना, या आपका कहना चाहिए पॉलिटिकल अप्रोच और एजुकेशन को जोड़ देना, तो ये चीजें मल्टी डिसिप्लिनरी में आती है, ठीक है। ट्रांस डिसिप्लिनरी करिकुलम ऑर्गेनाइज अराउंड लर्नर्स,
लर्नर्स के चारों तरफ, सीखने वाले के चारों तरफ, यानी कि उसके बारे में जो बात करिकुलम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो आपका ट्रांसडिसिप्लिनरी में है, जिसमें कि हम कहते हैं कि लर्नर्स क्वेश्चंस, कि लर्नर क्या क्वेश्चंस रख सकता है, या रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम, जिसमें हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चा खुद से करके कैसे सीख रहा है। तो ये चीज आपका इसमें जा रहा है। इसके एडवांटेज भी हैं तो कुछ चुनौतियां भी होती हैं। वैसे भी कोई भी चीज हम चलाते हैं तो उसके हानि लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। तो ऐसे ही अगर हम एडवांटेज की बात करें इंटीग्रेटेड करिकुलम के, तो ये हॉलिस्टिक होता है। हॉलिस्टिक मतलब संपूर्णता लिया हुआ, पूर्णता लिया हुआ होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच होता है एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चों के जो अनुभव है सीखने के उनको बढ़ाने वाला। इंटीग्रेट्स लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल कंसेप्ट, यानी कि इसमें केवल एक लेवल की ही बात नहीं की जाती, इसमें स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और सार्वभौमिक स्तर की बात की जाती है। ग्लोबल कंसर्न पूरे विश्व की बात की जाती है। तो तीनों चीजों को ये लेकर जोड़ता हुआ चलता है। इट प्रमोट्स प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग, ये व्यवहारिकता की बात करता है, साथ ही साथ वास्तविक जीवन से संबंधित समझ की बात करता है। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। नाउ चैलेंजेस क्या हैं, कमियां क्या हैं, या कहना चाहिए कि कुछ हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन, जब बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टीचर, इंटीग्रेटेड करिकुलम वहीं लगाया जा सकता है या वहीं सफल हो सकता है जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई हो इस प्रकार से पढ़ाने की और उनको प्रेरित किया जाए। दिस करिकुलम बेसिक कैन नॉट बी अबंडेंट, इसको हम बहुत ज्यादा बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको बांध नहीं सकते, एक लिमिट में नहीं बांध सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस, ठीक है। तो ये आपने कहा इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात की। फिर इसमें ही हम कह रहे हैं कि करिकुलर मटेरियल की बात की जाती है, कि पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री की बात की जाती है कि कितने तरीके के हमारे पास पाठ्यक्रम सामग्री होती है। तो हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा। पहला हमने कहा प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल और दूसरा हमने कहा ट्रांजिशनल मटेरियल। प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल जो पहले से अवेलेबल है आपके पास, आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपके सामने है, आपने उसको पढ़ा और अप्लाई, लाइक टेक्स्ट बुक, workbook, laboratory manuals, teaching handbooks, teachers annotated editions, source books on us. These are prescribed, कि पहले से है, इसमें आप कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं या नहीं घटा रहे। ट्रांजिशनल का मतलब है कि आप उसको कहीं कहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉलेज, जिस मटेरियल से आपको जानकारी मिल रही है उससे आप जो है वो कहीं कहीं पर अपने ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है डिक्शनरीज। अब डिक्शनरीज एक कॉमन डिक्शनरी आती है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिक्शनरीज भी आती है। कॉमन डिक्शनरीज आप लोगों ने देखी होंगी, आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, कामिल बुल्के की डिक्शनरी है, और भी कई सारी आजकल तो बहुत सारी आ गई है ना, वो आती है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी हिंदी की डिक्शनरी अलग हो सकती है, आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी अलग हो सकती है, उर्दू की डिक्शनरी अलग हो सकती है, फिलोसफी की डिक्शनरी अलग हो सकती है, साइकोलॉजी की डिक्शनरी अलग हो सकती है, साइंस की डिक्शनरीज बहुत तरीके की होती है। एटलस एंड मैप्स, आपने एटलस देखी होगी, जो बुक होती है, एक तरीके की बुकलेट होती है जिसमें डिफरेंट मैप्स या वर्ल्ड के कई सारी कंट्रीज हैं उनके मैप्स के बारे में, उनके वेजिटेशन के बारे में, उनके क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट के बारे में एटलस में जो मैपिंग सिस्टम होता है, या वाटर के बारे में, तो वो चीजें एटलस में आता है। मैप्स आप जानते ही हैं कि मैप्स जो आउटलाइन या कुछ चीजें बताते हैं। सप्लीमेंट्री एंड रेफरेंस, सप्लीमेंट्री बुक्स और रेफरेंस बुक क्या है, टेक्स्ट बुक से डिफरेंस होता है। टेक्स्ट बुक में आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन रेफरेंस बुक उससे हायर लेवल की होती है। प्लस यहाँ सिलेबस नहीं है, आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आपको और क्लियर करना है तो उसके लिए आपके पास में सप्लीमेंट्री या रेफरेंस बुक अवेलेबल। एंड ग्रामर बुक्स अलग है। डू इट योरसेल्फ प्रैक्टिस मैनुअल, वहां पर टीचर एनोटेड एडिशन की बात हो रही है कि टीचर आपको बता रहा है कि ये सब चीजें हैं, आपको ऐसे करना है। यहाँ क्या हो रहा है ट्रांजिशनल में कि आप खुद से प्रैक्टिस करो,
आपने पढ़ा, उसके बाद आपने खुद से काम किया। ऑडियो विजुअल मटेरियल, इंटरनेट। ऑडियो विजुअल मटेरियल जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऑडियो विजुअल दोनों ही हो रहे हैं, हम देख भी रहे हैं एक दूसरे को और सुन भी रहे हैं, ठीक है, प्लस इंटरनेट के माध्यम से। तो ये ट्रांजिशनल मटेरियल। तो इस तरीके से टोटल मटेरियल को हमने किसमें किया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल और ट्रांजिशनल मटेरियल, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लर्निंग करते हैं। अब ट्रांजिशनल मटेरियल जो है वो आज आपके लिए ज्यादा का फायदेमंद हो सकता है इस तरीके से, जैसे लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। क्या होती है लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी? कि लर्नर को ध्यान में रखकर सारी चीजें। अब चूंकि आप लर्नर है मान लीजिए मेरे लिए, तो मैं कोई चीज आपको पढ़ाऊंगी या बताऊंगी तो मैं आपके चीज आपको ध्यान में रखूंगी कि आप कैसे सीख सकते हैं, या मैं किस टाइप से एग्जाम्पल दूं कि आपको समझना है। आपके इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखूंगी या आपके समझने के तरीके को ध्यान में रखूंगी कि आपको कैसे समझ में आएगा, आपके लेवल को ध्यान में। तो यही चीज यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी की बात करते हैं। तो एनसीएफ कहता है लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी के बारे में, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, कि बच्चों के अनुभवों को भी ध्यान दो, अनुभवों को भी ध्यान में रखो, देयर वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि उनको उनकी आवाज को भी ध्यान में रखो, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। तो ये चीज आपका लर्नर सेंटर्ड उसमें आता है। तो हम कह रहे हैं लर्नर सेंटर्ड की मेरिट्स क्या है, पेडागोजी की कैसे बच्चे को ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं। तो इट हेल्प चाइल्ड रियलाइज इनेट पोटेंशियल, कि बच्चे के अंदर की जो क्षमता है ना उसको बढ़ाने में मदद। आप बच्चे को फ्रीडम देते हैं काम करने के लिए तो बच्चे को लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप बच्चे को नहीं तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर सकते, तुम ये गलत कर रहे हो, हमेशा अगर आप ऐसे करेंगे तो बच्चे को अगर कोई चीज आ भी रही होती तो बच्चा नहीं करना चाहेगा। और अगर आप लर्नर से बच्चे को सेंटर में रखते हैं, बच्चे की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसको सेंटर में रखकर बात करते हैं, तो उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो बाहर निकल के उभर के आते हैं। इट कैटर्स द टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड। नेचुरल सी बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जहाँ होंगे लर्निंग स्टाइल भी अलग हो सकती है, नीड्स भी अलग हो सकती हैं। तो ये कई अलग अलग तरीके की सीखने के तरीकों को बताता है, आवश्यकताओं को बताता है, मतलब उसको बाइफरकेट करता है। इट प्रमोट्स इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी है वो क्या करता है, इनोवेशन नवाचार को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, कि हमने कोई काम किसी दूसरे तरीके से, ठीक है, वो दूसरे के लिए नवाचार हो गया ना, एक रेगुलर तरीका चला आ रहा है और आपने उसको दूसरे तरीके से बना के बता दिया, तो वो एक तरीके से इनोवेशन हो गया, आपकी क्रिएटिविटी हो गई कि आपने क्या सोचा उसके बारे में। प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप कोई चीज मेरी नजर में सही है आपकी नजर में गलत हो सकती है, या सिचुएशनल हो सकती है कि एक सिचुएशन है, आपका एग्जाम है और आपके घर में फंक्शन भी है, अब ये सिचुएशन और आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है कि आप किसको प्रायोरिटी देते हैं पहले, क्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है और इनोवेशन को प्रमोट करती है। इट फैसिलिटेट नॉलेज कंस्ट्रक्शन। नॉलेज कंस्ट्रक्शन ज्ञान को बनाने में सहायक है। इट मूव्स अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। नेचुरल सी बात है, जहाँ क्रिएटिविटी आएगी, जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, इनोवेशन आएगा, वहां रोट मेथड नहीं आएगा, है ना। बच्चा रटेगा नहीं बिल्कुल भी, वो उस चीज को समझेगा, समझकर करेगा। इट पुट्स एकेडमिक इनिशिएटिव बैक इन टीचर्स। ये बच्चे को शैक्षणिक उसमें भी आगे बढ़ने के लिए मदद करती है टीचर्स के उसमें। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हमेशा हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिमिटेशंस क्या है इसकी? डिफिकल्ट इन लार्ज क्लास, इसको हम बड़ी क्लासरूम में अप्लाई नहीं कर सकते, जहां पर 60 बच्चे हैं, जहां पर 70 बच्चे हैं क्लासरूम में, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ज्यादा है, 1:60, 1:50, 1:40, वहां पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इट नीड्स ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टीचर। यहाँ भी आपको ट्रेन टीचर की जरूरत होती है या मोटिवेटेड टीचर की जरूरत पड़ती है।
इट रिसोर्सेज ऑफन इन शॉर्ट सप्लाई। अक्सर होता क्या है कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं कि हम इसको अप्लाई कर सकें। स्टूडेंट्स में गेट कंफ्यूज विदाउट क्लियर गाइडेंस, और स्टूडेंट्स को जब तक कि बिल्कुल सही दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं तो बच्चा भ्रमित रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि हम किधर जाएं, क्या काम करें, कैसे करें। टीचर्स ओवरबर्डन विद मैनेजरियल ड्यूटी। ये तो चूंकि आप सब लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि शायद आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके पास कार्य का बोझ अत्यधिक, उनके पास दूसरे बहुत सारे काम होते हैं कि वो ओवर बर्डन हो जाते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है, तो उस कंडीशन में वो इसको चाह कर भी अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीजें हमने बात की थी इसमें यूनिट 4 में बात की थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 5 में। अच्छा, कोई बताएगा मुझे यूनिट 4 में क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आगे यूनिट पे जाने से पहले? कोई भी एक दो पॉइंट्स बता सकते हैं आप लोग? ज्यादा नहीं। हाँ जी, किसी ने हाथ खड़ा किया था, पूनम ने, बताइए। आगे चल रहे हैं अपने लोग, लेकिन एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पहले वाले में कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर किए मैंने, तो कौन से पॉइंट्स क्लियर किए? चलिए कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। बात हम करते हैं यूनिट 5 की। 4th यूनिट हो गई थी, उसमें जो है मैंने आपको, हाँ जी बताइए। बेसिकली 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। करिकुलम, सिलेबस एंड सब्जेक्ट, प्रिंसिपल्स, देन आपके जो है एनसीएफ ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे करिकुलम डेवलपमेंट के समय, उनको डिस्कस किया था। सब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी कि स्कूल एजुकेशन में क्या सब्जेक्ट्स चलते हैं, डोमेन्स ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की थी, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी की बात की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की। हम ये सब्जेक्ट यूनिट, कितने दिन चलेगी? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था। यूनिट 5 इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट्स इन स्कूल करिकुलम, कि स्कूल करिकुलम में सब्जेक्ट्स को कैसे हम व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज करें। तो इसके अंदर इस यूनिट को भी हम मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 करिकुलम फ्रेमवर्क इन इंडिया, भारत में जो 4 पाठ्यक्रम प्रारूप आए थे उनकी बात की है। स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, की स्कूल एजुकेशन की स्तर क्या क्या है। कंटेंट सिलेक्शन एंड सिलेबस डिजाइन, कि आप विषय वस्तु को कैसे चयन करते हैं सिलेबस बनाने के लिए। स्टेक होल्डर्स नीड्स यूनिफॉर्म वर्सेस लोकल। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में मैंने यूनिट 5 को डिवाइड। सबसे पहले बात करते हैं 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन इंडिया। भारत में 4 पाठ्यक्रम प्रारूप आपके आए। ठीक है, और ये चारों पाठ्यक्रम प्रारूप किस संस्था के द्वारा दिए गए थे? एनसीईआरटी के। आप लोग नोट भी कर सकते हैं ताकि अगर मैं पूछती हूँ तो जैसे अभी जो स्थिति आई, आई थिंक वैसी स्थिति ना हो, आपको थोड़ा ध्यान रहे। तो एनसीईआरटी के द्वारा 4 पाठ्यक्रम दिए गए। सबसे पहले नंबर पे दिया गया था 1975 में पाठ्यक्रम दिया गया था, जिसको हमने कहा 10 ईयर स्कूल ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें बात की गई थी कि 10+2 सिस्टम की बात की गई थी, कि ये बेसिकली स्कूल, चूंकि स्कूल एजुकेशन की जहां बात की जाती है वहां पर एनसीईआरटी की ही बात की जाएगी, है ना। तो
इसमें जो है एनवायरमेंटल स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया गया और साइंस और मैथ्स को प्राइमरी स्टेज से जोड़ने की बात की गई इस पाठ्यक्रम में, कि प्राथमिक स्तर पर ही साइंस और गणित को जोड़ दिया जाए और उसमें क्या है, और 10+2 सिस्टम की बात की गई। पहले 10+2 नहीं था, 10+1+3 था। ठीक है, तो यहाँ पर 10+2 की बात की गई कि 10 तक और आगे +2 यानी कि 11 तक। तो ये आपका, इसको 10 ईयर स्कूल फ्रेमवर्क नाम दिया गया। इसके बाद कुछ और रिक्वायरमेंट्स लगी, तो दूसरा फ्रेमवर्क सामने आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। एलिमेंट्री एक होता है, वैसे आप देखो तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ये स्टेज। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री का मतलब है प्राइमरी और अपर प्राइमरी, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है एलिमेंट्री। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टू एट्थ जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, सेकेंडरी एजुकेशन उसके बाद की बात करता है। तो यहाँ ये करिकुलम फ्रेमवर्क आया 1988 में, और ये भी एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया। इट इज बेस्ड ऑन एनपीई 1986। जो 88 में करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसमें जो 86 की नई शिक्षा नीति थी, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको ध्यान में रखा गया, उसको आधार बनाया गया, उसके आधार पर ये करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया गया। और ये इसलिए ही इसको जो है प्रारंभिक स्तर एलिमेंट्री को कहते हैं और माध्यमिक स्तर शिक्षा की बात की गई। प्री प्राइमरी स्टेज रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि यहाँ पर प्राइमरी से पहले की पूर्व प्राथमिक स्तर की को भी रिकॉग्नाइज किया गया। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र, कुछ ध्यान है त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? कोई बता सकते हैं? हाँ जी बताइए, पूनम का हाथ खड़ा हुआ है। त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताइए पूनम जोशी जी। मैम, त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि पहले नमस्ते आप दोनों को। एक लैंग्वेज जो अपनी मातृभाषा होती है वो, और एक लैंग्वेज जो जैसे कि हमारे स्कूल में भी हिंदी चल रही है, एक इंग्लिश, और एक जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए मातृभाषा में कौन सी भाषा, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है जैसे हम किसी चूज के। कर सकते हैं जी। चलिए, मैम रिपीट करेंगे वापस से? हाँ जी, क्या क्वेश्चन बता रहे थे आप? मैं जानना चाहती थी कि आपने कहा कि संस्कृत हो सकती है, एक मातृभाषा हो सकती है, और एक तीसरी लैंग्वेज इंग्लिश। जी ठीक, ओके, थैंक यू। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, त्रिभाषा सूत्र की बात हो रही है। तो त्रिभाषा सूत्र में यहाँ पर हमने कहा मातृभाषा हमारी हिंदी है। ठीक है, और एक आपकी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज जिसको कि इंग्लिश कह रहे हैं, और थर्ड लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज कहलाती है। रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा हो सकती है वो, है ना, या तो आप संस्कृत ले लो या आप दूसरी भाषा ले सकते हैं। अब जहां पर मातृभाषा आपकी हिंदी नहीं है, तो वो जैसे साउथ की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कन्नड़ को रख लेंगे, इंग्लिश को रख लेंगे, संस्कृत रख लेंगे, या फिर फ्रेंच या जर्मन रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 त्रिभाषा सूत्र की बात। स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी की बात की गई इसमें, कि संरचनागत एक रूपता की बात की गई, कि सभी जगह एक जैसा चले, ऐसा नहीं हो यहाँ कुछ और हो रहा हो, दूसरी जगह कुछ और हो रहा हो, तीसरी जगह कुछ और हो रहा हो। तो इन सब की बात की गई। ठीक है, तो 88 के करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका नाम था नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन, ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया, और ये एनपी 1986 पर आधारित।
और इसमें प्री प्राइमरी स्टेज को भी रिकॉग्नाइज किया गया, उसको पहचान मिली। प्लस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई और स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी। फिर भी कुछ कमियां महसूस हुई, तो एक और करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप हुआ 2000 में। सन 2000 में एक करिकुलम फ्रेमवर्क और डेवलप किया, वो था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप की बात। अब इसमें जो है कुछ चीजों को और जोड़ा गया, जो ऊपर थी वो तो चीजें हैं, उसको तो हमने हटाया नहीं, लेकिन कुछ और चीजें जुड़ी, जैसे कि इक्विटी एंड एक्सीलेंस, समता और उच्चता, कि कितना अच्छे से आप कर सकते हैं। प्लस साथ ही इसमें MLL की बात की गई। MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि सीखने का न्यूनतम स्तर क्या है। भाई कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसका न्यूनतम स्तर भी तो कहीं निर्धारित किया जाए, उसकी बात की गई। जिसमें हम कहते हैं कि उसको जो आज FLN की बात करते हैं हम, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरिटी की बात करते हैं, वो एक तरीके से MLL में ही था, कि आपको संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, ये न्यूनतम स्तर की बात है। स्कीम ऑफ स्टडीज फॉर ऑल स्टेज, सभी स्तर कौन से, प्री प्राइमरी, प्राइमरी या एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सभी स्तरों के लिए स्टडीज की एक रूपरेखा बनाई जाए। ठीक है, प्लस साइंस और टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ा जाए। तो ये चीजें आपकी 2000 के अंदर की बात है, कि साइंस और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ने पर बल दिया। तो ये भी NCERT के द्वारा डेवलप किया गया। फिर कुछ टाइम तक ये चला, तो फिर कुछ लगा तो पूरी कंट्री से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, प्रिंसिपल से सुझाव मांगे गए, और उन सब सुझावों के आधार पर एक करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, NCF 2005। यानी कि 2005 में जो करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया, उसको कहा गया NCF 2005। इसमें जो बात की गई, आप देख सकते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट की बात की गई, कि आप ज्ञान मीमांसात्मक उसको आगे बढ़ें, आप केवल ज्ञान मीमांसा ही नहीं दें, आप तर्क भी दें, ये सब चीजें भी करें। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात, कि विद्यार्थी को ध्यान में रखकर काम किया जाए। वंस अपॉन अ टाइम टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी, कि टीचर ही सर्वे सर्वा होता था, वो जो कह देगा स्टूडेंट को वही सब करना पड़ता, वो जैसे समझाएगा स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को क्लास में बोलने की आ जाती। लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, तो हम उसकी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रख रहे हैं, डिफरेंसेस को ध्यान में रख रहे हैं, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है हम बताते हैं। ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड, कि उसको नीड क्या है, कैसे वो अच्छे से सीख सकता है, तो वो चीज। रिड्यूस्ड करिकुलम लोड, यहाँ पर करिकुलम लोड को कम करने की बात की गई। आपने देखा होगा कि यशपाल कमेटी का एक आया था, जो बर्डन ऑफ बैग, मतलब बस्ते का बोझ, एक कमेटी रिपोर्ट आई थी यशपाल कमेटी की बहुत पहले, 1990 के आसपास। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे का बैग इतना भारी होता है, जितना तो उसका खुद का वजन नहीं होता, उससे ज्यादा उसके बैग का वजन होता है। तो कैसे बच्चे को ऐसे सिखाया जाए कि उसको बर्डन ना लगे, बोझ ना लगे। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो इसलिए रिड्यूस्ड करिकुलम लोड की जो उसका भार था, उसको कम करने की बात की गई। साथ ही शिफ्ट फ्रॉम रोड टू कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जिसको हम रचनात्मक अधिगम कह सकते हैं, कि कैसे वो कोई चीज को क्रिएट करे, रटे नहीं, रट के काम नहीं चलाए, बल्कि उसको बनाए। तो इन कुछ बिंदुओं पर बात की गई, किसमें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो कि आया था, और आज भी स्कूल एजुकेशन के अंदर 2005 NCF 2005 को ही फॉलो किया। ठीक है, तो ये 4 करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इंडिया में दिए गए थे, किसने दिए थे, NCERT के द्वारा दिए गए थे, स्कूल एजुकेशन या स्कूल करिकुलम से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, कि क्या स्टेजेस हैं स्कूल एजुकेशन की।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली स्टेज 3 to 5 ईयर की बात कर रहे हैं, जिसको हम ECCE कहते हैं। ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें नर्सरी से केजी तक की बात की जा रही है। बच्चा 3 से 5 साल का हो, प्ले खेल के माध्यम से सीखे, म्यूजिक के माध्यम से सीखे, आर्ट के माध्यम से सीखे, लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। नो फॉर्मल टीचिंग, कोई मतलब उसको ऐसे बहुत औपचारिक रूप से बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उसको इस तरीके से सिखाया जाता है कि वो आगे तक वो चीजें सीख सके। ठीक है, तो ये है ECC। तो उसके बाद आता है प्राइमरी या एलिमेंट्री स्टेज की बात कर रहे हैं। अब एलिमेंट्री स्टेज में एज ग्रुप लिया गया 6 से 13 साल। 6 से 13 साल का बच्चा जो है वो एलिमेंट्री स्टेज में आता है, जिसमें फर्स्ट टू 8th क्लास तक की बात की गई। इसमें इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात की गई है। इसमें सब्जेक्ट्स की बात की गई। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ गए। ऊपर कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं, कोई फॉर्मल वो नहीं था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल लर्निंग की बात आ गई है। और यहाँ सब्जेक्ट्स आ गए, मैथमेटिक्स आ गया, एनवायरमेंटल साइंस आ गया, सोशल साइंस आ गया, हिंदी आ गई आपकी, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की, क्योंकि बच्चा जो है करके सीखे। अब एक्टिविटी कोई उसको काम आपने दिया, आप जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो आपने उसको कहा कि जो है ये बीज जो है आप जमीन में लगाइए और पानी दीजिए 8 दिन तक, उसके बाद में वो अंकुरित होगा, तो वो एक्टिविटी बेस्ड है। तो आपने अलग अलग बच्चे से करवाया, ये चीजें। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्टेज मानी जाती है 14 to 15, जिसमें कि 9th और 10th क्लास की बात, 9th और 10th क्लास की बात की गई। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं अवेयरनेस ऑफ डिसिप्लिन की बात है, स्कोप ऑफ स्टडी, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन। यहाँ पर बच्चे को अपना आगे का क्या उसको स्ट्रीम चुनना है, किस विषय में जाना है, किस फील्ड में जाना है, यहाँ पर उसके एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाता है सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन के प्रति अवेयर हो जाता है, अवेयरनेस आ जाती है उसमें, और उसको पता चलता है कि किस विषय का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है। अगर वो ये सेलेक्ट करता है तो वो आगे कहाँ तक जा सकता है। ठीक, तो ये चीजें आपकी सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद आपका आता है हायर सेकेंडरी स्टेज या सीनियर सेकेंडरी स्टेज भी कई जगह बोलते हैं। इसमें 16 to 17 एज ग्रुप है, 11th और 12th क्लास तक की बात की जा रही है। और यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन हो जाता है कि बच्चा अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेता है, साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स स्ट्रीम का है, और ऑप्शनल इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ता है और साथ ही साथ कैरियर प्रिपरेशन भी करता है। अभी जो आपका चल रहा है वो एन चूंकि 1986 में एनपी ने दे दिया था, मैंने आपको पहले बोला था कि उससे पहले आपका 10+2 नहीं था, तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था 10+2+3 का दिया था, है ना, 86 पॉलिसी ने दिया था। यानी कि स्कूल 10th तक और 2 जो आपका हायर सेकेंडरी और 3 आपका कॉलेज। ठीक है, तो ये चीजें आपकी चल रही हैं। तो यानी कि आपका 10+2 जो है वो स्कूल तक ही है, उसके बाद में आपका कॉलेज लेवल तक आएगा। तो स्कूल एजुकेशन में ये स्टेजेस आती हैं। फिर हम बात करते हैं कंटेंट सिलेक्शन एंड सिलेबस डिजाइन, कि आप कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं और सिलेबस बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग है। अब एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर, हिस्ट्री को एक हमने मान लिया कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसको हमें करना है अलग अलग स्टेजेस पर। तो क्या लेंगे आप? जब आप अपर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं जिसमें 6 to 8 आता है, तो वहां पर आप कंटेंट क्या सेलेक्ट करेंगे? तो उसमें आपने कहा एंशियंट इंडिया जो है, प्राचीन भारत के बारे में हम 6th क्लास में बताएंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में हम 7th क्लास में बताएंगे, और आधुनिक भारत के बारे में हम 8th क्लास में बताएंगे। इसको रखने का उद्देश्य क्या था, औचित्य क्या था, कि आपको एक समय के अनुसार चीजें क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू हो जाए
कि प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति है और अब क्या है। तो इस तरीके से प्लस हिस्टोरिकल इमेजिनेशन हो जाए, वर्ड एंड फ्री फील डिटेल हो, तो ये इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर जो है वो कंटेंट। सेकेंडरी स्टेज पर जब हम आते हैं तो हम थोड़ा और ब्रॉडर उसमें कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, थोड़ा और ब्रॉडर उसमें आ जाते हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड इंडियाज प्लेस। अभी तो हम इंडिया की ही बात कर रहे थे, हमने विश्व की बात नहीं की, लेकिन जब हम सेकेंडरी स्टेज में आते हैं तो हम विश्व की भी बात करते हैं कि भारत का जो स्थान है और विश्व समसामयिक वैश्विक स्थिति। फिर सेमिनल आइडियाज, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और फैसिज्म कि दूसरी जगह पर क्या चीजें हैं, जनतंत्र की स्थिति अगर कहीं है या लिबर्टी है तो क्या चीजें हैं, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए हैं, वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या है। तो इसका रीजन, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंडरस्टैंड फोर्स शेपिंग मॉडर्न वर्ल्ड, जो अब आधुनिक विश्व है उसके बारे में उसको समझे, उसका विचार बने, इंटरकनेक्टिविटी बने, मतलब कि वो जाने, आइडेंटिटी एंड पावर, ये सब चीजें जो हैं दूसरे देशों के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्टेज पे जब हम जाते हैं तो हम और भी आगे जाते हैं, उसमें आपका आ जाता है सिग्निफिकेंट थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सिग्निफिकेंट थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। यानी कि आप वैश्विक जो आपका विश्व का इतिहास है उसकी बात करते हैं कि विश्व के इतिहास में क्या क्या चीजें हैं। हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं तो भारतीय इतिहास में प्रमुख क्या क्या चीजें हैं, और अगर हम इतिहास को एक विषय के रूप में लेते हैं, डिसिप्लिन के रूप में लेते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रमुख बातें आती हैं। इसका उद्देश्य, इनको ऐसा करने का पीछे भी उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य, हिस्ट्री एज ए क्रिटिकल इंक्वायरी, कंपेयर डेवलपमेंट्स, रिलेटिव सोशल साइंस मेथड, कि हिस्ट्री के माध्यम से हम जान सकते हैं, आलोचनात्मक खोज कर सकते हैं, ठीक है, और तुलना भी कर सकते हैं कि इस काल और इस काल में इस तरीके से कार्य होता था, ठीक है ना, तो उसको रिलेट भी कर सकते। तो इस तरीके से लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका स्तर है, स्टेज है, स्टेज के अकॉर्डिंग कंटेंट को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर सिलेबस जो है वो डिजाइन करते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर जो है सिलेबस को डिजाइन किया जाता है। फिर हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिलेबस वर्सेस लोकली डिजाइंड सिलेबस। एक होता है यूनिफॉर्म सिलेबस जो कि सब जगह चल रहा है, और एक है आपका लोकली डिजाइन जिसको हम डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अब जो है यूनिफॉर्म सिलेबस की क्या स्पेशलिटी है, जो आपका एनसीएफ 1975 में भी बात की गई, 88 में भी बात की गई, 2000 में भी बात की गई, सब उसमें बात की गई कि जो है नेशनल आइडेंटिटी, तो उसमें जो है नेशनल आइडेंटिटी की बात की गई, कॉमन स्टैंडर्ड की बात की गई, कि सब जगह राष्ट्रीय पहचान की बात है ना। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है कि सब जगह पूरी उसमें एक जैसा चले, तो नेशनल आइडेंटिटी, कॉमन स्टैंडर्ड की एक जैसी बात है। फैसिलिटेट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है, कि आप क्षैतिजीय और उसकी बात करते हैं, गतिशीलता की बात करते हैं, और वर्टिकल मोबिलिटी की बात करते हैं, तो ये सब चीजें आपकी। enables कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सबके लिए समान हो, उस योग्य बनाता है। स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट्स, दूसरे राज्यों के मध्य जो है वो संरचनागत एक रूपता रखता है। मोर देन हाफ ऑफ स्टेट फॉलो एनसीईआरटी, आपको भी पता है कि ज्यादातर स्टेट्स जो है इंडिया के वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं या सीबीएसई को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो सिलेबस है वो सब जगह एक जैसा रहता है, कॉमन सिलेबस होता है, और इकोनॉमिकली एफिशिएंट ऑन स्केल, जो कि बहुत ज्यादा आपका खर्चीला भी नहीं है। एक मिनट,
हाँ जी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म सिलेबस, यानी कि एक रूप जो सिलेबस है वो। लोकली डिजाइन सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ये हर क्षेत्र का अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसको विकेंद्रीकृत बोलते हैं, लोकल या डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत। और ये आपका बेसिकली एनसीएफ 2005 का विषय, वो कहते हैं सेंसिटिव टू लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर, कि बच्चे को इस तरीके से सिखाएं कि जो है वो अपने क्षेत्रीय उसके संदर्भ में और संस्कृति के संदर्भ में वो जाने, उसको सेंसिटिव बनाया जाए, ठीक है। फिर रिड्यूस बर्डन ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन, कि उसे जो इनकॉम्प्रिहेंशन, जो समझ में नहीं आ रहा, उसके बर्डन को कम किया जाए, मतलब उसको इस तरीके से समझा, अगर क्षेत्रीयता ज्यादा होगी या उसके बारे में जानेगा तो वो चीजें ज्यादा समझेगा, उसकी अस्पष्टता नहीं होगी, स्पष्टता होगी। कनेक्ट्स लर्निंग टू चाइल्ड्स इमीडिएट रियलिटी, कि जो आप सिखा रहे हैं उसको बच्चे की वास्तविकता के साथ जोड़ें, आदर्श स्थिति में ना रखें। अगर आप आइडियल कंडीशन रखते हैं और रियल कंडीशन कुछ और है, तो बच्चा उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उस नॉलेज को सीखने का कोई फायदा नहीं है। उसको वैसा ज्ञान दिया जाए, वैसा नॉलेज दी जाए जो कि ऐसी नॉलेज दी जाए जो कि उसके काम आए। तो अगर वो उसको नहीं सीख पाएगा, उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको सीखने का कोई मतलब। फिर है कि इट रेस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड पीपल, मतलब कि जो भारतीय भौगोलिक स्थिति है, लोग हैं, उनके बारे में लोगों को जाने। सपोर्ट्स बाय एनसीएफ 2005 डिसेंट्रलाइज्ड विजन, एनसीएफ 5 ने ही इसको जो है वो बढ़ावा दिया है। और एनकरेजेस लोकल रिसोर्स बेस्ड टीचिंग, और इसी के साथ इसमें बात की गई कि बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं एज अ टीचर, तो हम उन रिसोर्सेज का प्रयोग करें जो लोकल लेवल पर ज्यादा उपलब्ध हो, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रिसोर्सेज को हम काम में लें। हमें ये नहीं कि ये चीज नहीं मिल रही है, अब मंगानी पड़ेगी, वहां से नहीं आएगी तो हम कैसे बताएं। उसकी जगह, उस जगह मतलब जहां पर है, वहां पर क्या चीज उपलब्ध है, उसको हम अपनी टीचिंग में, अपनी लर्निंग में काम में लें, तो उससे बच्चे को हम ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या आप लोगों से जान सकती हूँ कि जो भी हम यूनिट 5 की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने किन 4 बिंदुओं पे बात की? हेलो, बताइए, मेरी एनीवन प्लीज टेल अस। मेरे ख्याल से शायद मैं ऐसी कठिन इंग्लिश में भी नहीं बोल रही हूँ, दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। कोई विद्यार्थी रिस्पॉन्स करे? चलिए, कोई बात नहीं, पहली बार सर सुन रहे हैं तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा लग रहा हो कि अलग टाइप का सिलेबस है या अलग टाइप की चीजें हैं। जब ये आगे पढ़ेंगे तो इनको और क्लियर हो जाए, ठीक है। हम आगे चलते हैं, जो हमारी है नेक्स्ट हाँ, यस मैम। यूनिट 6 यस मैम। जी। यूनिट 6 हमारी है मेकिंग सब्जेक्ट चॉइस, कि सब्जेक्ट को का हम जो चुनाव कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको कर रहे हैं। तो इस यूनिट को भी मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की है, 4 हिस्सों में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है। पहला हमारा है, पहला जो पॉइंट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि जो विद्यालयी शिक्षा है उसकी संरचना की बात कर रहे हैं। तो जो एनईपी 1986 की पॉलिसी में जैसा कि दिया गया था 10+2+3, उसकी बात की है। स्ट्रीम सेकंड हमने कोशिश की, स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट ऑप्शंस एंड एट हायर सेकेंडरी लेवल, कि उच्च माध्यमिक स्तर पर जो हम चुनते हैं विषयों का, वैकल्पिक विषयों का चुनाव करते हैं, या हम स्ट्रीम का चुनाव करते हैं कि किस संकाय में जाना है, वो चीज। फिर आपका नेक्स्ट है 6 की फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट चॉइस, कि सब्जेक्ट चुनने के पीछे कौन से फैक्टर्स निर्धारित होते हैं, या कौन से कारक जो हैं वो वहां पर जिम्मेदार होते हैं, या जिनको आप ध्यान में रखते हैं जब आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं।
हालांकि कुछ बच्चे जो है हम पेरेंट्स के उस पर भी चलते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हो सकते हैं। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड पॉलिसी, कि सब्जेक्ट चुनने में फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल होता है और पॉलिसी का क्या रोल होता है। तो इस तरीके से 6 यूनिट को मैंने 4 भागों में विभाजित करके समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला जो भाग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो आपका एनपी में गया था, पीछे आ चुका है। तो जिसमें 10th तक हमने कहा कि आपका 1st to 10th, वहां तक तो आप वैसे नहीं ले रहे हैं, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। +2 जो है 11th 12th है, जिसमें कि 16-17 साल की एज को बताई थी, जो कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रीम का सिलेक्शन करता है बच्चा किस स्टेज में आकर, क्लास 11th एंड 12th में आकर करता है। सेकेंडरी स्टेज तक तो जो बच्चा है वो सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ता है, अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, अवेयरनेस बढ़ाता है सब्जेक्ट्स के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, फाउंडेशन तैयार करता है कि स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए, कि उसको आगे चलकर कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में वो 11th और 12th क्लास में स्ट्रीम का सिलेक्शन करता है, तो साइंस स्ट्रीम में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा, ताकि वो उसके कैरियर के लिए फायदेमंद, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी उसमें जा रही है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। फिर हम बात करते हैं स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट ऑप्शन एट हायर। तो स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट ऑप्शन हायर सेकेंडरी स्टेज की बात कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्टेज वही मैंने आपको बताया कि 11th क्लास और 12th क्लास की बात कर। तो यहाँ पर आपके पास में 3 स्ट्रीम्स होती है बेसिकली, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। अब आप जब ये देख रहे हैं, जब सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें संकाय चुनना है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो किस स्ट्रीम के अंदर आते हैं। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब आप कहेंगे कि मैडम ज्योग्राफी तो आपका ह्यूमैनिटीज में भी दिख रहा है, आपने यहाँ क्यों डाला? बिल्कुल दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स भी दिख रहा है, लेकिन आप जो है क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। इसलिए आज जो है कैरियर स्कोप है हमारा बहुत सारा, तो उसमें हम क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये साइंस सब्जेक्ट्स के साथ में लेते हैं बच्चे। और उनके पास स्कोप है इंजीनियरिंग में जाने का, मेडिसिन में जाने का, एग्रीकल्चर में जाने का, स्पेस टेक्नोलॉजी में जाने का, रिसर्च में जाने का, और भी कई सारे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती हैं, तो इसमें जाने का स्कोप है। तो ये साइंस स्ट्रीम के अंदर आपका आता है। कॉमर्स स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम अगर कोई बच्चा लेता है तो उसको क्या सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे, तो वहां भी आप देख सकते हैं कि क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स भी ले सकता है बच्चा, कॉमर्स मैथमेटिक्स के साथ भी ले सकता है। यहाँ देखिए आप सब्जेक्ट्स आ रहे हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंस, मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। इनका स्कोप क्या है कॉमर्स वालों का? अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या स्कोप? सीए बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कनेक्ट हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, कोई कंपनी तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉमर्स स्ट्रीम में जा, ठीक है। प्लस आपका जो मैनेजमेंट है वो भी आपका इसमें जाता है, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आ ही रहा है। तो ये सब चीजें आपकी इसमें आती है। ये आपका हो गया
साइंस स्ट्रीम चुनता है तो वो करियर स्कोप ये है उसके लिए। अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम चुनता है तो उसके लिए करियर स्कोप ये है। अब बचता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो ये जो है कैरियर स्कोप इसका बहुत सारा है आपके पास, कि ऐसा नहीं है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में कोई कैरियर स्कोप नहीं है, उसमें भी बहुत सारे करियर। आपके सिविल सर्विसेज है, लॉ है, जर्नलिज्म है, सोशल वर्क है, टीचिंग एरिया है, एंड जो आपका एनजीओज हैं वो आपका इसमें जा सकता है, और भी दूसरे कई सारे चीजें आपके आ सकती हैं। अब आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड एजुकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप मैथमेटिक्स साइंस से भी जोड़ सकते हैं क्रॉस स्ट्रीम में अगर हम देखें तो, और ज्योग्राफी आप यहाँ पर ले सकते हैं जो कि साइंस स्ट्रीम में भी जाती है, आप उस रूप में भी ले सकते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी एज ए साइंस तो यहाँ पर ले सकते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर। तो ये चीजें हैं कि आप हायर सेकेंडरी स्टेज पर जब सब्जेक्ट को चुनते हैं तो पहले आप स्ट्रीम देखें कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है आपको, फिर वहां पर आप सब्जेक्ट्स देखिए। फिर आप अगर क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसका क्या कैरियर स्कोप हो सकता है, उन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लर्नर सब्जेक्ट चॉइस, कि बच्चा जब सब्जेक्ट को चुनता है तो कौन से कारक निर्धारक का काम करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो निर्धारक का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको 6 फैक्टर्स में रिलेट करने की कोशिश की है। पहला है लर्नर एंड स्कूल, क्योंकि हम स्कूल में ज्यादा टाइम बिताते हैं, टीचर हमारे आइडियल होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्कूल में हम बच्चों के साथ में रहते हैं, अपने साथियों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं, वहां पर हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिलती है। तो लर्नर जो है वो स्कूल से कनेक्टेड होता है, यानी कि स्कूल एज अ फैक्टर लर्नर की सब्जेक्ट चॉइस को डिटरमिन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, स्ट्रीम, सब्जेक्ट, टीचर, रिसोर्स, अवेलेबिलिटी। स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां पर उसको इस सब के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। ठीक है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, तो डिसिप्लिन कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता चलता है। तो वो स्कूल से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। साथ ही आपको ये पता चले किस नेचर का है, इसकी प्रकृति क्या है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, अगर हम यूजी लेवल पर जा रहे हैं या अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या बाधाएं आएंगी। तो ये सब चीजें हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना जरूरी है। अभी तो जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने तो ग्रेजुएशन लेवल, ये हालांकि आपको तो स्कूल लेवल की बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा परे हट के बात कर रही हूँ, उन्होंने एग्जिट एंट्री वो भी रखे हैं, पॉइंट्स भी रखे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चा चाहे 1 साल का कोर्स करके निकल सकता है, 2 साल का कोर्स करके कोर्स छोड़ सकता है, 3 साल का कोर्स करके कोर्स छोड़ सकता है। तो ये वो ग्रेजुएशन लेवल पर उन्होंने एंट्री एग्जिट पॉइंट रखे हैं, लेकिन हमें बात करनी है स्कूल लेवल की, हम बात कर रहे हैं। तो स्कूल लेवल पर जब हायर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें डिसिप्लिन के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस नेचर का है, और उसमें जाने के लिए हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें। फिर है एम्प्लॉयबिलिटी एंड कैरियर। जब हम कोई सब्जेक्ट चुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका स्कोप कितना है कैरियर के रूप में, हायर एजुकेशन के रूप में। अगर आज के टाइम में जो स्कूल गोइंग बच्चा है उससे पूछा जाए तो वो बच्चा जो है वो
नॉर्मल सब्जेक्ट की तुलना में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से जुड़े एरिया में जाना ज्यादा पसंद करता है। शायद आप सब भी मेरी बात से सहमत हो। क्यों? क्योंकि आज इस एरिया में इतना स्कोप है, इतनी चीजें आ गई हैं। हाँ, एक टाइम में नहीं था, लेकिन आज इसमें बहुत स्कोप है और उनको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जब जो एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं, कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है इस फील्ड में, तो बच्चा उस फील्ड में ज्यादा जाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये चीजें कि आप जब सब्जेक्ट चुनते हैं तो उसमें आप एम्प्लॉयबिलिटी और कैरियर ये भी देखते हैं। ये फैक्टर भी डिटरमिन करता है बच्चे की सब्जेक्ट चॉइस के पीछे, कि बच्चा सब्जेक्ट जो लेगा आगे चलकर वो हायर एजुकेशन गेन करेगा, उसमें कितना स्कोप है हायर एजुकेशन गेन करने के लिए, कितना स्कोप है उसको जॉब मिलने के लिए। ठीक है, तो ये डिमांड पर बेस करता है कि कितनी सोसाइटी में या कितनी उसकी जरूरत है। उसके बाद आपका आता है फैमिलियल फैक्टर्स, यानी पारिवारिक कारक भी जो है कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी निभाते हैं बच्चे के सब्जेक्ट चुनने के पीछे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि कई बार क्या होता है कि जिन पेरेंट्स का बिजनेस होता है या जो पेरेंट्स जो प्रोफेशन में होते हैं वो चाहते हैं बच्चा उसी प्रोफेशन में जाए। अगर पेरेंट्स मेडिकल फील्ड में हैं तो वो चाहेंगे कि बच्चा मेडिकल फील्ड में ही जाए, यानी वही सब्जेक्ट ऑप्ट करे, भले ही बच्चे को इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक है, एक मूवी थी थ्री इडियट्स, अगर आप लोगों ने देखी हो, तो उसमें आपने देखा कि एक बच्चे को फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन वो फोटोग्राफी के शौक को ना लेकर अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रेशराइज कोर्स करने गया है, इंजीनियरिंग का कोर्स करने, है ना। तो यहाँ पर फैमिली फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। फैमिली फैमिली का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, अगर अच्छा बैकग्राउंड है तो वो फ्रीडम दे, बच्चे को फ्रीडम दे सकता है, दी जा सकती है बच्चे को कि आप अपनी चॉइस का देख सकते हैं, आपको समझ में आता है। अगर नहीं है तो वो लिमिटेड एरिया तक ही जाने देंगे। साथ ही कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नहीं मुझे तो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, भले ही बच्चा वो साइंस में वीक हो। इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कई बार। अभी आप देखते हैं कि जो नीट क्वालिफाई करने के लिए कितना स्ट्रेस हो जाता है बच्चों, या कोई आज के टाइम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए स्ट्रेस हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? फैमिली एक्सपेक्टेशंस या पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस ही तो है। एज अ पेरेंट हम बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं अपने बच्चे से, बहुत बड़ी अपेक्षा रख लेते हैं, फिर उस कंडीशन में कई बार परिणाम घातक भी हो जाते हैं। बच्चा गलत कदम भी उठा लेता है, कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सफलता ही मिले, और कई बार सफलता ही मिल जाती है। तो ये चीजें आपकी, प्लस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली इस चीज को भी ध्यान में रखती है। अरे हम तो इस पे थे, बच्चे ने ये सब्जेक्ट ले लिया, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई बहुत हाई फाई फैमिली है या कोई लिटरेरी फैमिली है, और बच्चा जो है वो म्यूजिकल उसमें जाना चाहता है, तो वो बहुत तो बुरा मानते हैं, नहीं ये कोई एरिया है, ये कोई सब्जेक्ट चुनने का वो है। लेकिन बच्चे की नीड है, बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चा करना चाहता है, क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीजें हैं। फिर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे कि सोशल प्रेस्टीज ऑफ स्ट्रीम्स। अभी मैंने बोला ना अभी म्यूजिक वाली बात, तो ये कई स्ट्रीम्स को लोग सोशली बहुत अच्छा साउंड नहीं फील करते। दूसरों के लिए तो करेंगे, दूसरों के बच्चे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे घर के बच्चे ना जाए, तो कुछ स्ट्रीम्स को ही ज्यादा करें, जैसे कि मेडिकल में चले जाओ, लॉ में चले जाओ, आप उसमें सिविल सर्विसेज में चले जाओ, या फिर आप जो है इंजीनियरिंग में अरे हर बच्चा सिविल सर्विस में नहीं जा सकता, हर बच्चा मेडिकल में नहीं जा सकता। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी समझ है, अपनी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसी के हिसाब से आएगा। लेकिन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं, लड़कियों को तो यही स्ट्रीम लेना चाहिए, लड़कों को यही, क्यों भाई लड़कियों को क्यों नहीं लेना चाहिए? आज लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। आप देखिए जो नासा का वो है वहां भी लड़कियां हैं,
आर्मी में फ्रंट पे लड़कियां हैं, सब जगह आ गई हैं, लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी की जो सोच है वो जेंडर स्टीरियोटाइप की सोच है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं कह रही हूँ मैं। हाँ, एजुकेशन जैसे जैसे लोगों को अवेयर कर रही है वैसे वैसे चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, नहीं, टीचिंग लाइन तो लड़कियों के लिए सही है, लड़कों लड़कियों के लिए जो है आपका दूसरी, जिसमें लेट नाइट काम करना है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो लड़कियों के लिए सही नहीं है। क्यों भाई, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती कॉर्पोरेट सेक्टर में काम? करती भी है। आप इंदिरा नूई को देख लीजिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीजें हैं। पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर इन्फ्लुएंस कि हमारा दोस्त जो करेगा वो मैं करूँ, ये एज ग्रुप ऐसा होता है, यहाँ पर पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है कि हमारे साथी क्या चुन रहे हैं वही चीज मैं चुनूंगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। फिर ज्योग्राफिकल एक्सेस, ज्योग्राफिक एक्सेस की बात कर सकते हैं कि उस एरिया में वो चीज है ही नहीं। जिस जगह पर आप रह रहे हैं, मान लीजिए कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप बांसवाड़ा साइड के हैं या आप डूंगरपुर साइड के, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज वहां पर एक्सेस हो। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, जो कि लर्नर की सब्जेक्ट चॉइस के उसमें आ जाता है। पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन, यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जरूरी बना। हाँ जी, किसी ने हाथ खड़ा किया है, बताइए। कोई कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अच्छा, गलती से हो गया शायद। पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर है रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन की। एजुकेशन कमीशन में भी बात की गई है स्ट्रीम्स की, जो कोठारी कमीशन है उसमें बात की गई है, जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसमें बात की गई है। तो उसमें कि क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें अगर आज हम, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जरूरी तो नहीं है कि हम हिंदी इंग्लिश की बात करें। थर्ड लैंग्वेज हमारी जर्मन भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, बहुत स्कोप हो सकता है। तो जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड पॉलिसीज हैं, वो उनमें क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए मैं फ्रेंच लेना चाहती हूँ और वहां पर है ही नहीं, या मैं जर्मन लैंग्वेज लेना चाहती हूँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत, वहां पर है ही नहीं, तो फिर मुझे मजबूरन वही सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, जो कि वहां पर अवेलेबल होगा। तो ये भी जो है एक फैक्टर है कि जो लर्नर की सब्जेक्ट चॉइस को डिटरमिन करता है। ठीक है। उसके बाद में फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स। अब फैमिली और सोशल फैक्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं कि कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो हमने फैमिलीज को 2 क्लास में डिवाइड किया। एक है मिडिल क्लास फैमिलीज, एक है वर्किंग क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिलीज और वर्किंग क्लास फैमिलीज, आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि उनकी क्या सोच हो सकती है। थोड़ा सा सोच में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली एक्सटेंसिव सोशल कैपिटल, कॉन्टेक्स्ट, इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो मिडिल क्लास फैमिली में लोग आपस में बहुत जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में संबंध होते हैं, वो प्रभावित होते हैं लोग, है ना, वो चाहते हैं कि उनके घर में या दूसरे के बच्चे ने ऐसा किया तो मेरा बच्चा भी, इस तरीके से वो प्रभावित होते हैं। या वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्ट, कि हम, समाज क्या कहेगा अगर मेरे घर में किसी बच्चे ने ऐसा सब्जेक्ट चॉइस कर लिया। तो ये चीजें सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। चॉइस बेस्ड ऑन डाइवर्स इंफॉर्मेशन सोर्सेस। अब वो यहाँ पर जो सब्जेक्ट के लिए उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो बहुत अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग सोर्सेज होते हैं। वर्बल सोर्सेज हो सकता है, किताबी ज्ञान भी हो सकता है, किसी का देखा है, किसी के घर में उन्होंने देखा है, तो वो भी एक सोर्स हो सकता है। तो उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा इस सब्जेक्ट ले या बच्चा सब्जेक्ट नहीं ले। लॉन्ग टर्म प्लानिंग लिंक्ड टू कैरियर विजन, सबसे बड़ी बात कि उनका जो है एक कैरियर विजन होता है कि भाई जो आप ले रहे हो वो कितने समय तक आपको नौकरी दिला देगा, भाई कितने टाइम बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, ये चीजें हैं। एक्सेस टू हॉट नॉलेज या पर्सनल रिकमेंडेशन,
और कई बार पर्सनल, नहीं मेरा मानना है कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तुम्हें ये लेना चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि आपका मानना हो तो मेरा भी मानना हो। ठीक है, आपका नजरिया उस सब्जेक्ट के प्रति सही हो सकता है, मुझे उसमें कमियां दिख सकती हैं, या मुझे लगता है कि वो करियर अपॉर्चुनिटी वाला नहीं है, या उस जॉब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है उसमें, तो मैं वो क्यों चुनूं। तो ये चीजें हैं। ये तो है मिडिल क्लास फैमिली की। वर्किंग क्लास फैमिली की बात करें अगर हम, तो हम कहते हैं हाई एनकरेजमेंट बट मिनिमम सोशल कैपिटल। वो बच्चे को प्रोत्साहित बहुत करते हैं, लेकिन उनका सामाजिक दायरा बहुत ज्यादा हो जरूरी नहीं। फर्स्ट टाइम चूजर्स विद लिमिटेड नॉलेज ऑफ सिस्टम, वो एनकरेज करते हैं, तो वो रिस्क लेने के लिए भी बोल सकते हैं कि आप उसको चुनो, आप पहली बार चुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चॉइसेस कंटिजेंट ऑन चांस एंड सर्कमस्टेंसेस, वो चांस लेने की भी बात करते हैं, परिस्थितियों के आधार पर भी बात करते हैं। चॉइसेस शॉर्ट टर्म बेस्ड ऑन कोल्ड नॉलेज, वो पर्सनल रिकमेंडेशन की बात नहीं करते हैं, जैसे कि इसमें आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली में कि हॉट नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो पर्सनल रिकमेंडेशन की बात नहीं करते हैं। और वो शॉर्ट टर्म चॉइस की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते। चूज बेस्ड ऑन जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी एंड कॉस्ट, हाँ, वो लागत की बात जरूर करते हैं कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, कितना आप जोग्राफिकल लेवल पर भी बात करते हैं कि क्या आपके एरिया में ऐसा संभव है, इन चीजों की बात जरूर करते हैं। तो फैमिली और सोशल फैक्टर भी सब्जेक्ट को डिटरमिन करने में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की थी, ये आपका फैक्टर्स डिटरमिन लर्नर सब्जेक्ट चॉइस की, स्ट्रीम सब्जेक्ट ऑप्शन हायर सेकेंडरी की, और स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात की, और सोसाइटी और फैमिली का क्या रोल है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमने पूरी यूनिट में, तीनों यूनिट के अंदर हमने ये चीजें देखी। जो यूनिट फोर्थ है उसमें हमने देखा करिकुलम विजन प्रोवाइड कराता है, करिकुलम सिलेबस और सब्जेक्ट की बात की थी, जिसमें हमने कहा कि करिकुलम एक दृष्टि देता है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सिलेबस जो है स्पेसिफिक कंटेंट की बात करता है, और सब्जेक्ट जो है नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। एनसीएफ ने लर्नर सेंटर्ड की बात की, एजुकेशन की बात की, कंस्ट्रक्टिव बेस्ड एजुकेशन की बात की। एनसीएफ ने गाइडलाइंस दी, 5 गाइडलाइंस दी करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में बात की गई, जिसमें कि इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी की बात की गई। ये सारे जो हैं वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनरिच करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेन टीचर की जरूरत है, मोटिवेटेड टीचर की जरूरत है, बर्डन बहुत ज्यादा है टीचर्स पर, उसको उसके साथ इसको एप्लीकेबल करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। फिर यूनिट 5 के अंदर जो है आपका बात की कि कितने करिकुलम फ्रेमवर्क इंडिया में अब तक अप्लाई हुए, तो जिसमें कि 4 करिकुलम फ्रेमवर्क अप्लाई, एक सेकंड, बना लिया अधूरा। 4 करिकुलम फ्रेमवर्क अप्लाई हुए हैं, 1975, 88, 2000 एंड 2005। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, और हर फ्रेमवर्क जो है वो अलग अलग चीजें बता रहा है। लास्ट में 2005 का जो फ्रेमवर्क है वो सबको लेकर चल रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को लेकर चल रहा है, और इसमें एजुकेशनल फिलोसफी की बात की गई कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्डनेस को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी कि लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी की बात की गई इसमें। सिलेबस डिजाइन रिक्वायर्स अटेंशन टू, किसको ध्यान में रखकर करें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखें, डिसिप्लिनरी लॉजिक को ध्यान में रखा जाए, लिनियरिटी को ध्यान में रखा जाए, स्कोप को ध्यान में रखा जाए, टाइम कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखा जाए, और स्टेज अप्रोप्रिएट कंटेंट को भी ध्यान में रखा है कि हर स्टेज पर क्या कंटेंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपर प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज।
पीछे बताया था मैंने आपको। यूनिट 4-6 जो है वो आपके सब्जेक्ट चॉइस के बारे में बात करती है कि सब्जेक्ट चॉइस, बच्चा जब सब्जेक्ट चुनता है हायर सेकेंडरी लेवल पर तब क्या ध्यान में रखता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो निर्धारित कारक का काम करते हैं, किस तरीके से बच्चा इन्फ्लुएंस होता है, या कहाँ कहाँ से बच्चे को सीखने को मिलता है, ये सब चीजें आपके इसमें आती हैं। जिसमें कि सब्जेक्ट चॉइस की बात कर रहे हैं तो ये इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर एप्टीट्यूड, स्कूल रिसोर्सेज से इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटल नॉर्म्स, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एजुकेशनल पॉलिसीज, ये सब चीजें जो हैं बच्चे के सब्जेक्ट चॉइस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है। टीचर्स मस्ट गाइड लर्नर्स टू चूज स्ट्रीम। बच्चा जब सब्जेक्ट चुनता है तो वो घर के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ उसे टीचर की भी सलाह ले सकता है। टीचर उसे दिशा निर्देश दे सकता है कि किस तरीके से उसे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे को अपने अचीवमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका अचीवमेंट किसमें है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स किस उसमें क्लियर हैं। सब्जेक्ट चुनते समय ये सब चीजें रखना कि उसका इंटरेस्ट एरिया, एप्टीट्यूड बच्चे का, तो वो क्या होगा कि वो उसको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, उसको समझने में मदद करेंगे। ठीक है ना, ना कि हम पेरेंटल प्रेशर को ध्यान में रखें। पेरेंटल प्रेशर या पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, मान लीजिए कि किसी पेरेंट का कहना है कि बच्चे को साइंस ही लेनी चाहिए। अब साइंस में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे को सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, तो बच्चा साइंस क्यों लेगा, या बच्चे को संस्कृत में इंटरेस्ट है तो बच्चा साइंस क्यों लेगा। बच्चा लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करेगा। तो ये चीजें हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट एरिया को ध्यान में रखा जाए, बच्चे के एटीट्यूड को ध्यान में रखा जाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को ध्यान में रखा जाए, या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को ध्यान में रखा जाए जब बच्चा सब्जेक्ट को चुनता है। तो ये सारी चीजें आपकी ब्लॉक 2 में आ रही हैं। ब्लॉक 2 किसका, BES 125, जिसको कि आपने फर्स्ट ब्लॉक में जो आपने कल डिस्कस किया था और आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लॉक 2 में। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ब्लॉक 2 में 3 यूनिट्स हैं आपकी, और तीनों यूनिट्स में क्या क्या चीजें आएंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आई थिंक मैंने आपको काफी इजी गोइंग तरीके से समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल देकर। फिर भी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो आप बेशक जान सकते हैं। एनीबॉडी? सो स्टूडेंट, अगर आप इस कोर्स से संबंधित कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं मैम के साथ में। कुछ तो आपके माइंड में आया ही होगा कि डिसिप्लिन्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मल्टी